नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आई इस चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से भारत में हुए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जो है जारी कर दिए गए हैं, जिन परिणामों को देख करके साफ नजर आता है कि अब भारत में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में स्पष्ट है कि भारत में आपको लंबे समय बाद गठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि जो चुनाव हमारे सामने हुए हैं, जिन चुनावों के परिणाम जारी हुए हैं, इन चुनावों की वजह से हमें क्या जो है विश्लेषण देखने को मिल सकता है, क्या चीज़ें जो हैं हमारे सामने निकल कर के आ सकती हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर को देखा। खबर के बाद हम परिणाम किस तरह के रहे उस पर बात करेंगे। इन परिणामों के निहितार्थ क्या हैं उसको भी समझेंगे कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय राजनीति में इन परिणामों की वजह से कुछ नए ट्रेंड हमारे सामने देखने को मिले हैं, तो उन ट्रेंड्स पर भी हम बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है, कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है हमारा जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो चुनाव परिणाम हमारे सामने आए हैं उन चुनाव परिणामों को एक बार देख लिया जाए। तो ये टैली आपके सामने मौजूद है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ये कहती है कि अगर भारत में लोकसभा चुनावों के दौरान किसी पार्टी को अपनी सत्ता स्थापित करनी है, किसी पार्टी को बहुमत से सरकार बनानी है, तो उस पार्टी को 272 सीटों की ज़रूरत होती है। हमारी लोकसभा में टोटल सीटों पर जो चुनाव हुए थे वो 543 सीटों पर चुनाव हुए थे। तो ऐसे में किसी पार्टी को अगर बहुमत प्राप्त करना है तो उसके पास 272 सीटों का मैजिक आंकड़ा होना अनिवार्य है। अब ऐसे में अगर आप इस पूरी टैली को देखेंगे, फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये अलायंस है। फिलहाल आप इस टैली को अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किसी भी पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी पार्टी ने 272 का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है। आप देखें सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको 220 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई हैं, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें, टीएमसी को 29 सीटें, टीडीपी को 16 सीटें और जेडीयू को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो किसी भी पार्टी को 272 का मैजिक आंकड़ा प्राप्त नहीं हो पाया और इसी वजह से कोई पार्टी केवल अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी। तो अब आप सोचेंगे कि भारत में सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि सरकार नहीं बनेगी तो सरकार तो जो हमारा काम है वो कैसे चलेगा। तो अब भारत में बनेगी गठबंधन की सरकार यानी कि अलायंस की गवर्नमेंट। और गठबंधन की सरकार में अगर आप देखेंगे तो जो प्री पोल्स अलायंस थे यानी कि चुनाव शुरू होने से पहले जो अलायंस हुए थे, जो गठबंधन हुए थे, वो हमारे सामने दो प्रमुख गठबंधन मौजूद थे। पहला गठबंधन था आपका एनडीए अलायंस, जिसको आप कह सकते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा अलायंस था आपका इंडिया अलायंस। अब एनडीए अलायंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें एक भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, टीडीपी है, जेडीयू है और कुछ दूसरी पार्टियां शामिल हैं। अब अगर आप एनडीए अलायंस को देखेंगे तो एनडीए अलायंस की जो टोटल सीटें हैं वो है 292। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो एनडीए अलायंस भारत में अपनी सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा बात करें आप इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्टी शामिल थी, जैसे कि आपकी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, इसके अलावा टीएमसी शामिल है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इंडिया अलायंस को अपने बलबूते 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए अलायंस को अपना जो है 272 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया इन्होंने। तो सरकार तो एनडीए अलायंस की बन सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि एनडीए अलायंस की सरकार केवल तब बनेगी जब टीडीपी और जेडीयू ये दोनों मिलकर के बेसिकली इस पूरे एनडीए अलायंस में रहने पर सहमति जाहिर करेंगे, जो कि अभी तक आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, ये बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बेसिकली एनडीए अलायंस की सरकार नहीं बन पाएगी। तो अब किसी न किसी की सरकार तो बनेगी ही, और किसकी बनेगी ये हमें जल्द ही स्पष्ट हो सकता है। लेकिन जो ज्यादा प्रबल संभावना है वो वर्तमान समय में आपका एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की संभावना ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। चलिए ये तो हमने परिणाम किस तरह के रहे उसको देखा। अब एक बार परिणामों के क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो हमने देखा कि भारत में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को जो है 272 का आंकड़ा प्राप्त करना होता है। लेकिन नतीजों से स्पष्ट है कि भारत में नतीजों से स्पष्ट है कि देश में पिछले एक दशक में गठबंधन सरकार का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन अब नतीजों से स्पष्ट है कि अब पहली बार पिछले एक दशक में हमें जो है भारत में गठबंधन सरकार का निर्माण देखने को मिल सकता है। अब ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जो गठबंधन सरकार बनेगी ये किसकी बनेगी। हो सकता है गठबंधन सरकार एनडीए अलायंस की बने और हो सकता है कि गठबंधन सरकार इंडिया अलायंस की बने।
लेकिन ये ज़रूर स्पष्ट है कि जो सरकार बनेगी वो गठबंधन सरकार होगी, और ये जो गठबंधन होने वाला है, ये गठबंधन बहुत मजबूत होने वाला है, और इसमें बहुत सारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं इस गठबंधन के साथ, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे वो आपका इंडिया अलायंस हो। समस्याएं किस वजह से आएंगी? समस्याएं इस वजह से आएंगी क्योंकि अगर आप पिछले कुछ चुनाव को देखेंगे, 2014 के चुनाव की अगर आप बात करें, 2019 के चुनावों की अगर आप बात करें, तो इन दोनों चुनावों के डेटा को अगर आप देखेंगे तो इनके दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई साथी मौजूद थे, बीजेपी के बहुत सारे जो है एलाइज मौजूद थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इनके बावजूद भी बीजेपी को स्वयं का बहुमत भी मौजूद था, यानी कि बीजेपी ने अपने बल पर भी 272 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था। जैसे अगर आप 2014 में देखेंगे तो बीजेपी के पास 282 सीटें मौजूद थी, 2019 में बीजेपी के पास 303 सीटें मौजूद थी, यानी कि 272 से ज्यादा सीटें 2014 में भी थी और 2019 में भी थी। लेकिन इस बार 2024 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के पास 272 से कम सीटें हैं, और 272 से कम सीटें होने का मतलब ये है कि इस बार जो गठबंधन रहने वाला है, उस गठबंधन में जो बीजेपी के एलाइज हैं, जो अन्य सदस्य हैं, उनका मत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं तो इसकी वजह से बीजेपी की सरकार गिर सकती है। जो एनडीए गवर्नमेंट है, उस एनडीए गवर्नमेंट पर जो है खतरा पैदा हो सकता है। और यही सिचुएशन आपको इंडिया अलायंस में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में आपके बहुत सारे मेंबर शामिल हैं। तो अगर किसी जो है सारे जो मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स के जो मत हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कोई एक मेंबर भी अगर अपना समर्थन वापस ले लेता है तो सरकार गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो इंस्टेबिलिटी वाली बात आती है वो आपको इंडिया अलायंस में भी मिलेगी, और वो आपको एनडीए अलायंस यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में भी देखने को मिल जाएगी। तो अब हो सकता है कि भविष्य में जो हमारी सरकार आने वाली है उसमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमने इन आंकड़ों के परिणामों के निहितार्थों की बात की। अब इन परिणामों की वजह से भारतीय राजनीति में जो ट्रेंड उभर करके सामने आए हैं, एक बार उन ट्रेंडों पर भी बात कर लेते हैं, उन रुझानों पर भी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला ट्रेंड हमारे सामने उभर करके आया है वो ये है कि इन परिणामों की वजह से जो हमारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके बीच में आपको बहुत ज़्यादा उभार देखने को मिला है। जैसे अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उभार हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी ने बेहतर काम किया है। अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो टीडीपी जो पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, उनके जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बेहतर काम किया है। बिहार में अगर आप देखेंगे अखिलेश यादव की पार्टी ने बेहतर काम किया है। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर काम किया है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो टीएमसी की ममता बनर्जी जी ने बहुत बेहतर काम किया है। तो ये जो कुछ रीजनल लीडर्स हैं, ये इस 2024 के चुनाव से बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आए हैं। अब इसका प्रभाव ये होने वाला है कि इन नेताओं के उभार की वजह से अब आपको भारत की राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दे भी देखने को मिलेंगे, रीजनल इश्यूज भी अब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक कि अब 2024 के चुनाव से क्या पैटर्न निकला है कि हमारे जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो उभर करके आए हैं, और उनके उभार से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो भी अब आपको राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये चीज़ पैटर्न हमें समझ में आया है। दूसरा पैटर्न ये समझ में आया है कि अब भारत का फेडरलिज्म, या फिर आप कहें कि अब जवाबदेही ज़्यादा बेहतर ढंग से निर्धारित की जा सकती है, क्योंकि जब किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत मौजूद होता है तो वहां पर हमें जवाबदेही की थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है, जैसा कि हमें पिछली कई सरकारों में देखने को भी मिला। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर अगर याद हो तो भारत में जब किसान बिल को पारित किया गया था तो वहां पर किस तरह की प्रक्रिया को फॉलो किया गया वो हम सभी ने देखा था। वहां पर किसी भी तरह की जो प्रक्रिया जो हमारी संसद में तय की गई है उसको फॉलो नहीं किया गया, और बोलने का भी लोगों को अवसर नहीं दिया गया था। तो ये केवल तब होता है जब आपके पास बहुमत मौजूद होता है। लेकिन अब क्या होगा? अब सरकार के पास बहुमत मौजूद नहीं है, अब जो है विपक्ष जो है और मजबूत हो गया है, तो विपक्ष जो है जवाबदेही तय करने में और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिससे भारतीय संघवाद, इंडियन फेडरलिज्म जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ आपको नजर आ सकता है। और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो पिछले 34 सालों का डेटा उठाकर अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों को छोड़ करके भारत में लगभग पिछले 34 सालों में आपको जो है गठबंधन सरकारें मिलेंगी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन गठबंधन सरकारों ने ऐसा नहीं कि काम नहीं किया है। भारत में अगर आपको याद हो तो 1991 में जो रिफॉर्म्स की शुरुआत की गई थी, वो रिफॉर्म्स भी गठबंधन सरकार के दौरान ही आए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, गठबंधन सरकारों ने बेहतर काम किए हैं, ये भी हमारे सामने निकल करके आता है। लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक पक्ष भी अगर बाहर हो जाता है तो आपकी सरकार गिर जाती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मात्र 13 दिनों में गिर गई थी,
तो ये चीज़ें जो हैं भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा जटिल बना देती हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बना देती हैं। ये भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि यहाँ पर एक पार्टी को एक बार जो है बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है और अगली बार ही अगले ही चुनावों में उस पार्टी को जो है इस तरह की सीटें, इतनी कम सीटें, उनके अनुमान से इतनी कम सीटें प्राप्त होती हैं। तो इसको आप भारतीय राजनीति, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती के तौर पर पहचान सकते हैं। अब अंत में इस पूरे टॉपिक को समाप्त करते हैं और एक प्रश्न पर भी चर्चा हो जाए। आज का हमारा प्रश्न है बेसिकली कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली में लोकसभा चुनावों के दौरान बहुमत से सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की ज़रूरत होती है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 272 या फिर ऑप्शन डी 300। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।